उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत होने वाली एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती का जो हिंदी का आपका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका विस्तृत सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच हाजिर हैं। और सभी क्वेश्चनों का आपको जो है यहाँ पर व्याख्यात्मक हल मिलेगा। आखिरकार किस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनको सोल्व किया जाता है। तो देखिएगा, हिंदी भाषा का रोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1/4 हिस्सा यहाँ से हिंदी भाषा का पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अर्थात UPSSC के माध्यम से जो भी कोई भर्ती आती है, उसमें हिंदी भाषा के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा के लिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो इस पेपर के अनुसार क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू हैं। तो शुरू में जो है यहाँ पर सामान्य हिंदी के पार्ट में दिया गया है एक गद्यांश। तो इस गद्यांश को पढ़ना है आप सभी लोगों को, और इसके बाद उसके जो है आंसर यहाँ पर देने हैं। आनंद और खुशी की खोज में हमारा सारा जीवन लगे रहता है। बाह्य शिष्टाचार से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु क्षणिक ही होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। इस तरीके से ये जो गद्यांश दिया गया है, इसके अनुसार यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसके अनुसार आपको जो है यहाँ पर सही उत्तर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और शीर्षक का चयन कीजिए। तो देखिएगा, गद्यांश हो या कोई भी आपके लिए पाठ दिया गया हो, उसमें जो शीर्षक होता है वो मुख्य रूप से वही होता है जिसके बारे में जो है लेखक या रचनाकार बताने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो बताने का प्रयास कर रहा है वो है आनंद की खोज। तो आनंद की खोज में लेखक डूबा हुआ है, जिसको लेकर के ये छोटा सा गद्यांश दिया गया है। तो शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? आनंद की खोज। तो ये ए ऑप्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है उपरोक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है कि अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है। तो इसको समझने के लिए अंतर्मन समझना है कि हमें आनंद चाहिए, ये नहीं है। तो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन की शांति कर लेता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अनुसार हम जो है तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं गद्यांश के, जिसमें कहा गया है उसका सही सारांश बताइए। तो यहाँ पर जो कुछ दिए गए हैं, जिसमें ए ऑप्शन के अंतर्गत दिया गया है, जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुशी रहने का निर्देश मिलता है, तो वह आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता है और अच्छी और सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने में मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। दूसरा जो इसमें दिया गया है ऑप्शन, उसके अनुसार जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है, तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन में आनंद भर देता है। इसी तरीके से दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका जो पहला ही ऑप्शन इसके लिए सही आंसर माना जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 154वां क्वेश्चन है, बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए। अंतर्मन को निर्देश दीजिए और अपने संग्रह में नकारात्मक यादों को अनुभूत मिटाकर अपने आनंद के अनमोल सच्चे मोती को निकाल कर लाएं। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और रेखांकित अंश की उपयुक्त व्याख्या का चुनाव कीजिए। तो यहाँ मन जो है कुछ बताया गया है, जिसको लेकर के अनुभूति होती है, और ये जो ऑप्शन सी दिया गया है, इसके अनुसार बिल्कुल सही इसका जो है विश्लेषण करता है। जब बाह्य मन गतिहीन होकर शांत होता है, इस प्रक्रिया को दिन प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है। अंतर्मन धीरे धीरे इस स्थिरता और शांति को आदत में बदल देता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कार्यालय पत्र नहीं है और 4 ऑप्शंस आप लोगों के बीच दिए गए हैं। तो देखिएगा, प्रार्थना पत्र ये भी एक कार्यालय पत्र होता है, और यहाँ पर यदि प्रार्थना पत्र की बात की जाए तो प्रेस विज्ञप्ति भी किसी कार्यालय के लिए दी जाती है। संपादक के नाम पत्र ये भी आपका जो है किसी एडिटर वगैरह को दिया जाता है। निमंत्रण पत्र जो होता है ये एक कार्यालय पत्र नहीं है, ये साधारण पत्र है
और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो सही जो आंसर हो जाएगा, देखिएगा ये जो हिंदी भाषा है ये संस्कृत का ही रूप है, तो संस्कृत से ही आपका जो बी ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत से ही प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है? तो श्रृंगार इसको जो है बोला जाता है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो बिल्कुल संस्कृत से उठा करके हिंदी में शामिल किए जाते हैं, तो ऐसा ही तत्सम शब्द है श्रृंगार, जिसको जो है श्रृंगार बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अखरोट शब्द किस भाषा से है? तो अखरोट जो शब्द है वो पश्तो भाषा से है। तो देखिएगा हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ शब्द जो हैं विभिन्न भाषाओं से जोड़ लिए गए हैं, जैसे घड़ा, लोटा, चम्मच, उस तरीके से। तो ये जो है बैलगाड़ी वगैरह ये जो है दूसरे देशों के शब्द हैं, तो ये विदेशी शब्द हैं और ये यहाँ पर जोड़े गए हैं। उसी तरीके से ये है अखरोट और ये पश्तो भाषा का शब्द है। हमें दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध है? तो यहाँ पर जो देखेगा, यहाँ पर मौलिक और यौगिक, तो मौलिक संबंध यहाँ पर आपका निकल करके आता है, सी ऑप्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं, मछली शब्द का पर्यायवाची क्या है? मीन, मछली, अक्षी, ये क्या है? मछली के कुछ पर्यायवाची हैं, अर्थात मछली के दूसरे नाम हैं। तो यहाँ पर जो पर्यायवाची की बात की जाए तो सी ऑप्शन आपका निकल करके आता है, अक्षी। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो किसी भी वाक्य में लगाया जाता है, तो किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? जब दो वाक्यों में कोई संबंध बताना हो। तो जो ही वो आया तो ही वह निकल गया, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, किन्हीं का संबंध बताया जाता है, इसलिए क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम है, अर्थात सी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया के रूपांतरण के अनुसार होता है। तो देखिएगा क्रिया के रूपांतर के अनुसार कर्ता होता है, कर्म होता है, भाव होता है, कर्म और भाव होता है। तो सही आंसर तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से 163वां क्वेश्चन से और पूछा गया है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो देखिएगा उसने मुझसे कहा मैंने एक मशीन खरीदी है, तो इसमें क्या है कि एक तरीके का जो कोमा है वो नहीं लगा है, और वो कौन सा है यहाँ पर आप लोगों के बीच हम बता रहे हैं। तो ये जो त्रुटि है, ये जो पूछी गई है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें 164वां क्वेश्चन है और पूछा गया है मल्हार अलापना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मल्हार अलापने का सही अर्थ होता है कि अपनी बड़ाई करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय क्या है? व्यवहार में लाना यानी कि प्रयोग में लाना, अर्थात उपयोग में लाना, सदुपयोग करना। तो उपयोग इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर एग्रीकल्चर टीए का जो आपका एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी भाषा के क्वेश्चंस होते हैं, और इनको समझने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। एक कोर्स हम अपने तरफ से ला रहे हैं आप लोगों को, हिंदी भाषा, कृषि, आपका सामान्य ज्ञान, मैथ और रीजनिंग सभी सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। कोई नया टॉपिक शामिल होता है तो उसको भी जो है विस्तृत रूप से समझाया जाएगा अलग अलग टीचर के द्वारा। तो आप सभी लोग जो हैं यहाँ से 1 अप्रैल के लिए हम अपना लिंक आपको दे देंगे, तो हमारे चैनल को फ़िलहाल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ से आपको कोर्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और अच्छी क्लासेज आपको मिलेंगी। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। तो कार्यालय जो आदेश होता है ये हमेशा जो है सबसे पहले जो है वरिष्ठ को लिखा जाता है, उसके बाद जो है ये कनिष्ठ तक जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा।
68वां क्वेश्चन से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो यहाँ पर प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त और द्वित्व यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर स्वर के वर्गीकरण के अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नी और कपट को जो है संयुक्त किया गया है, अर्थात किस संधि का भेद है? तो देखिएगा इस तरीके के वाक्य में जो शब्द बनता है निष्कपट बनेगा। तो स की जो ध्वनि देती है इस तरीके के स की, तो उसमें क्या होता है आपका विसर्ग संधि होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण होता है उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को क्या कहते हैं? उस समास को देखिएगा, समास जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत ही ये आ जाता है और ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका तद्धित प्रत्यय, यानी कि ए ऑप्शन। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? तो देखिएगा पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें तत्सम पूछा गया था। उसमें तत्सम उनको शब्दों को बोलते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं, अर्थात संस्कृत वाले शब्द हिंदी में आते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। और उन शब्दों का जो थोड़ा सा अलग रूप होता है उनको तद्भव बोलते हैं। तो ग्रंथि एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है गांठ। तो गांठ इसके लिए सही आंसर हो जाएगा और गांठ सही तरीके से लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? जो संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं उन सर्वनाम को जो है हम बोल सकते हैं कि संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। संयुक्त सर्वनाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि संज्ञा के मेल से इनको बनाया जाता है, अर्थात संयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है कौन सी क्रिया कहलाती है? तो देखिएगा जिस क्रिया में कर्म होता है उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि बी ऑप्शन। और यहाँ पर फल जो है सीधा कर्म पर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मय बोधक है? तो विस्मय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो एकदम से डायरेक्ट किसी भावना को लेकर के कहा जाता है। यदि आप किसी को कहोगे कि हटो तो ये क्या है, एक तरीके की चेतावनी है। तो चेतावनी है तो इसके लिए बी ऑप्शन दिया गया है, चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम दिन भर घूमते रहते हो भर शब्द कौन सा अवयव है? तो ये जो है इस तरीके के शब्द जो हैं लगाए जाते हैं किसी वाक्य को अपना जो है वजन बढ़ाने के लिए, अर्थात वाक्य की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। तो तुम दिन में घूमते रहते हो उस वाक्य का भी वही है, लेकिन कहा गया है कि तुम दिन भर घूमते रहते हो। तो भर शब्द जो है ये एक तरीके का निपात है और निपात मैंने जैसा कि आपको बता दिया है वैल्यू बढ़ाने के लिए वाक्य की लगाया जाता है। तृष्णा का विपरीत अर्थ क्या है? तो तृष्णा का जो विपरीत अर्थ होता है, तृष्णा एक तरीके का विपरीत अर्थ होता है तृप्ति। तृष्णा किसी को जो है कोई चीज़ का एक तरीके से घृणा होती है और तृप्ति जो है एक तरीके की शांति सी प्रदान की जाती है। जहाँ प्रलाप से दुखी है वहाँ क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, वहीं विलाप से क्या आशय? विलाप का अर्थ होता है रोना, यानी कि दुखी होना। तो ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो संबंधवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें दो शब्दों को जोड़कर कोई शब्द बनाया जाता है। तो इसमें जो देवीय शब्द है इसमें देवी और आपका ईय शब्द को जोड़कर यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि ईय प्रत्यय इसमें प्रयोग हुआ है। तो सी ऑप्शन आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा परसर्ग है? तो मेरे हाथ में जो लेखनी है इसके लिए जो परसर्ग है वो है अधिकरण, क्योंकि अधिकरण जब कोई चीज़ अधिकार में होती है तो अधिकरण परसर्ग लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्रिया के जिस रूप से
क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आपका, यहाँ पर देखिएगा, उसको काल के नाम से जाना जाता है। जिसमें किसी के क्रिया के होने का वर्णन हो तो उसको काल कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। परस्पर जो सामंजस्य होता है उसको देखिएगा पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थान अंतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका अधिसूचना दी जाती है, और अधिसूचना के बाद ये सारी प्रक्रियाएं आपकी की जा सकती हैं। कौन सा शब्द पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सघोष, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण से 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उन स्वरों को क्या कहते हैं? तो जो 2 गुना समय या 2 मात्रा का समय जो लगता है उन स्वरों को कहा जाता है, तो गुरु स्वर उन स्वरों को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 186वां क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वयं तंत्रियों में कंपन होती है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उनका क्या स्थान है? तो सही जो आंसर होगा उनका स्थान होता है काकल्य, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर आपका मिलता है वो उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण होगा, यानी कि बी ऑप्शन। ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित किए गए हैं उनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऐसे शब्दों को जो है यहाँ पर देशज शब्द कहा जाता है, यानी कि देशी शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं उसके अनुसार जो संज्ञा होती है आपकी, यहाँ पर 3 ही प्रकार की आपकी संज्ञा दी गई है। वैसे संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 हैं। समान अधिकरण किस अव्यय का भेद है? समान अधिकरण जो भेद होता है वो होता है आपका यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं, तुम प्रतिदिन खेलते हो, प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये काल का वर्णन आपका किया जाता है, प्रतिदिन यानी कि समय का बताया जाता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण आपका है। संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की शंका हो, वहीं संशय का अर्थ होता है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति।